थ्री फेज सिस्टम में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का एडिशन या सम, टोटल सम हमेशा 0 होगा। इसी में आगे लिखिए, इसी में आगे लिखिए आप, वेक्टर एडिशन करने पर भी तीनों फेजेस का, अब लिखिए आप सब लोग लिखिए, तीनों फेजेस का, तीन फेज मतलब फर्स्ट फेज, वन फेज, टू फेज, थ्री फेज या रेड येलो ब्लैक, मैं तीन फेज के नाम बताती हूँ, ईएमएफ E1 E2 E3, तीनों फेजेस का वेक्टर एडिशन करने पर भी, वेक्टर एडिशन मेथड करने पर भी या वेक्टर एडिशन को सदिश रूप से जोड़ने पर भी इनका रिजल्टेंट ईएमएफ 0 ही होगा। इट मीन्स
यहाँ देखो, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में दिन सैटरडे को समझाया था कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हो। समझाया था मैं तुम्हें कि पहले एक दूसरे से हमेशा 3 फेज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या होगा 360 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेसेस। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ पे फिर से शॉर्ट में जैसे बनाया आप बनाना, इससे मैं आपको एक बार समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब उस आर्मेचर पे जो तीनों कॉइल्स होंगे, उन कॉइल्स को आपने चीज देखी होगी कि जब भी हम कोई सॉकेट लगाते हैं तो लगाते हैं, अगर आप अंदर से खोलते हो उसमें 3 प्लग्स लगे रहते हैं, 3 वायर्स लगी रहती है। कभी वो रेड ब्लैक येलो होती है, कभी वो रेड ब्लैक ग्रीन होती है, ऐसे होता है ना, 3 अलग अलग कलर की वायर्स होती है। इसका मतलब वो 3 फेज सिस्टम पे काम करते हैं। हमारे घर में जो कनेक्शन आ रहे हैं वो 3 फेज सिस्टम से ही आता है। घर में जो पोल लगे हुए हैं, देखा ना, कभी किसी की लाइट आती है, कभी किसी की लाइट आती है, कभी वो 2 पोल होता है, कभी वो 3 पोल होता है, ठीक है। वो मैंने आपको इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि 2 पोल से क्या फर्क पड़ेगा, 3 पोल से। आपके घर की सप्लाई वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां से वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाए। वरना फेज ही बोलता है, हां हां वही बता रही हूं, फेज ही तो बता रही हूं। चैप्टर 3 फेज सिस्टम, इसलिए कह रही हूं डेली आता, ठीक है। एक ही वीडियो बनी है इससे पहले 37 मिनट्स की, आप उसको देख लें। मैं उसको अभी अपलोड करके लिंक खोल दूंगा उसका, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा इसमें। अब मैंने कहा कि 3 फेज है, उसी आर्मेचर पे आपको 3 कॉइल क्या करनी है, लपेटनी है। 3 फेज सिस्टम से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए होता है। हमारा काम सिर्फ 3 फेज सिस्टम से चलता है। 3 फेज में कैसे चलेगा 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसके अंदर किया ये कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाना। और जितनी वैल्यू क्या होगी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो जितनी इसके अंदर होगी उतनी इसके अंदर होगी, उतनी इसके अंदर होगी, फुल 360 के लिए। 360 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एक साइकिल कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री, तो एक साइकिल में आपको E1 E2 E3 इज इक्वल टू, ठीक है, 360 डिग्री में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो 2 हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी, किसी का 1 बच्चा है तो सारी हर चीज उसी की रहेगी। अगर 3 बच्चे हो जाए तो 3 चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो वही काम इसका मतलब समान तो उतना ही है ना। तो इसी तरह हाँ, तो इसी तरह 3 मतलब 120 डिग्री, एक 120 डिग्री पे एक में मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दूसरी 120 में अलग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और तीसरी 120 में अलग ईएमएफ, मतलब जितना ई इसके लिए उतना ई इसके लिए उतना ई इसके लिए। तो टोटल ईएमएफ उस फुल साइकिल के लिए कितना होगा 360 के लिए E1 + E2 + E3, और टोटल वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए होगी, तात्क्षणिक मान हमेशा 0 होगा। ये मैंने डिराइव करके दिखाया था लास्ट सैटरडे को जब ये लोग आए, ठीक है। तो अब आप इसको, वो तो एक तरीका था कि वो कैसे था कि पहली वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट हुई तो दूसरी कितने से, ये 0 से स्टार्ट हुई, इसके और इस, सपोज ये आपने क्या मान रखा है आर मान रखा रेड के लिए, ये मान रखा है ब्लैक के लिए, और ये वाला फेस मान रखा है येलो के लिए। तो ये कितने से स्टार्ट होगा 0 से, नेक्स्ट कितने से स्टार्ट होगा 120 से, फिर ये कितने से स्टार्ट होगा 240 से, और फिर वापस कितने 360। तो ये इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस आ गया 120, इसके और इसके बीच में कितना आ गया 120। समझ आया नहीं आ रही, इसके और इसके बीच में 120 मैंने समझ लिया। फिर आपको मैंने नीचे समझाया था ना, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा, जो आपका टाइम की डेरिवेशन। अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं रेड को, तो इसके और ब्लैक के बीच में 120 डिग्री, ठीक है। फिर रेड और येलो के बीच में कितना 120 + 140 कितना होगा 240। आ रही मेरी बात समझ? यस और हमें ये चीज भी पता है कि हर एक वेक्टर्स के, किसी भी 2 वेक्टर्स के दो ही, किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जो मैंने आपको EMM में पढ़ाया था, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, जितने डिग्री पे वो होगा उतने डिग्री पे वो होगा, मतलब इतना हॉरिजॉन्टल, जैसे सपोज मैंने कहा EY है तो EY cos थीटा EY sin थीटा, ऐसे ही होता था, कुछ वाला रिजल्टेंट होता था क्या, क्योंकि जैसे मैंने आपको इसके अंदर भी समझाया है कि आपको चतुर्भुज नियम से या त्रिभुज नियम से आप 2 वेक्टर्स को जोड़ोगे, तो वेक्टर्स को जोड़ने का मतलब वो फेस को जोड़ने का मतलब, ठीक है। हमारी मेरी बात समझ? तो मैंने यहाँ पे
एक तरीका होता समझने का, एक तरीका हम सदिश योग से समझाते हैं। अब आपको दोनों तरीके से आए कि हम सदिश योग से समझाना है तो आप इसको ऐसे बनाओ, ठीक है। तो अब यहाँ समझिएगा, अब एट अ टाइम चतुर्भुज नियम के लिए आपको दो भुजाएं चाहिए। कैसे? एक तो ये हो गई, सॉरी एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। आप क्या करते थे, इसके साथ ये बनाते थे। यहाँ समझ लो सब लोग, तुम क्या कर रहे हो नितेश, आप समझ लो भाई। एक ही हो गया और एक ही हो गया चतुर्भुज पूरा। ये इसमें क्या होगा, डायगोनल, ये थीटा, ये थीटा, ये डायगोनल क्या होगा, इसका रिजल्ट है। ये समझाया था ईएमएफ में, समझाया था ना। तो अगर आप इसको वेक्टर मान रहे हो, इस वेक्टर के, मैंने ये भी समझाया आपको, ईएमएफ में क्वेश्चन समझाया था मैंने कि जैसे सपोज हमारा ये क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट ले लो, ये आ जाएगा ये sin cos थीटा बेस वाला, और एक आ जाएगा आपका e sin थीटा। ऐसे समझाया था, ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, फिर आप इसको पूरा करो। समझाया था नहीं समझाया? समझाया था नहीं समझाया? तो हर बार आपको कितने वेक्टर्स चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, 2 चाहिए ना। तो देखिए अब यहाँ पे जब आपको रिजल्टेंट निकालना होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा उसको समझिएगा। एक तो ये r हो गया, मैं r और y को लेकर समझा रही हूँ, आप r और d को लेकर भी समझ सकते हो, ठीक है। b और y को लेकर भी समझ सकते हो, y और r को लेकर भी समझ सकते हो, ठीक है। या तो आप इन दोनों को लेके चतुर्भुज नियम से इसका रिजल्टेंट निकाल लो, 2 वेक्टर्स चाहिए ना, 1 2, इसके साथ में पैरेलल ऊपर और फिर इसके साथ में ऊपर पैरेलल और उसके बीच का डायगोनल। समझ आ रही है मेरी बात सबको? तो मैं r और y को लेकर बता रहा हूँ। e r r 1, आपको पता है r r 1 का क्या मतलब है, सबके सब में 2 जोड़े में होंगे, एक स्टार्टिंग एंड और एक फिनिश एंड, और हमेशा आपका जो फेज है, आपकी जो मोटर वो क्या चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ये सीक्वेंस बना, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी, बाकी दूसरी नेगेटिव रहेगी। समझ आ गया मेरी बात? घड़ी की दिशा नहीं होती है ना, तो उल्टा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा कि ये आर आर पर रेड के लिए ई क्या का मतलब है, ईएमएफ वोल्टेज। तो रेड के अंदर रेड फेज में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, ई आर आर पर। इस तरह बी में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बी बी 1, ठीक है। और फिर वाई में होगा वाई वाई, और ई क्या है, हमने कह दिया ये वैल्यू ई के बराबर है, जितनी इसके अंदर होगी 0 पे 120 पे 240 पे 360 पे तो वापस ही चला जाएगा, ठीक है। तो 120 120 0 120 120 120 कितना हो जाएगा 360। तो आपको हर बार जो ईएमएफ मिलेगा, क्योंकि फेज तो सेम ही है ना, 3 तारों को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा थोड़ा होगा। अगर मुझे कोई चीज दे, अगर मैं क्लास में समझा रही तो नॉलेज तो इक्वली आ रही है ना, तो इक्वल तीनों फेज में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो भी इक्वल होगी। आपकी जो कॉइल होगी ना उसके अंदर, इसके अंदर वो कॉइल, फेज का मतलब है जितनी कॉइल होगी, नंबर ऑफ कॉइल्स। तो ये जो कॉइल्स है आपकी, नंबर ऑफ कॉइल्स का जो वोल्टेज होगा उसकी जो इंडक्टेंस होगी वो सेम होगी। तो जब इंडक्टेंस सेम है तो वोल्टेज भी सेम ही प्रोड्यूस होगी, सेम वोल्टेज को स्टोर करेगा। समझ आ गई मेरी बात? तो सेम ईएमएफ तो क्या करेगा, स्टोर करेगा, सॉरी प्रोड्यूस करेगा। और मैंने ईएमएफ बताया था कि जितनी चुंबकीय बल रेखाओं को वो काटेगा आर्मेचर बल रेखाओं को 2 पोल्स के बीच में, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। समझ आ गई? जैसे मैंने आपको फ्लेमिंग्स का रूल बताया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड में लास्ट चैप्टर में, ठीक है। लेंज लॉ बताया था, इंडक्शन प्रिंसिपल बताया था, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, वो सब समझाया था, वो सब यहाँ से समझ आ गया मेरी बात? तो यहाँ देखिए वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, आप लास्ट टाइम की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो अब जैसे मुझे इन 2 फेजेस को लेना है, पहला फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज, तो मैं इसके और इसके बीच में निकालूं, ठीक है। इसके बीच में कैसे निकलेगा कि आपने यहाँ से इसकी, जैसे ये वाली वैल्यू थी, ये मैंने तो अच्छा यहाँ, ठीक है, इन दोनों के बीच में निकालना। तो इन दोनों के बीच में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर सही बना दिया, ठीक है। तो देखिए ये जैसे एक फेज ये था, एक फेज ये था, एक फेज ये था, तो पहले 120 120 120 पहली कहानी, दूसरी कहानी। अब अगर इस ई को मैं एग्जैक्टली पीछे की तरफ ले आऊं, जैसे हमने ईएमएफ में 1-2 क्वेश्चंस भी किए थे, जब पुली को खींच रहे थे हम नीचे और ऊपर लेके रिजल्टेंट रेट्स को बैलेंस कर रहे थे। तो इसके डायगोनल के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों का डायगोनल इस वैल्यू के बिल्कुल बराबर होगा, हाँ या ना?
देखिए ना, अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, इसी तरह अगर आप इन दोनों को लो तो इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, इसी तरह इन दोनों को लो तो इसकी वैल्यू इस तरफ की तरफ बढ़ा दो। समझ आई मेरी बात? क्लियर है या नहीं? तो आप क्या करोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। हाँ या ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं कि या तो आप इसे डायगोनल क्या लो, इसको आप एक काम करो, आप इसको ये करिए कि मैं इसकी और इसकी वैल्यू ले लूं, आप इसको ऐसे करिए और वैल्यू लेने के बाद में आपने क्या किया, आपने इसको एज अ डायगोनल माना रिजल्ट, उसके बाद आपने इसको इस चतुर्भुज को पूरा किया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यही होता है। ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 120। अब इसके डायगोनल के बीच का क्या देगा, ये 60 और ये 60। जब आप समझ कर ड्रॉ करोगे तो 1 मिनट में समझ आएगा, ठीक है? ये 60 और ये 60, आगे मेरी बात समझ? तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स निकालूं, यानी मैं ये कहूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा प्लस sin थीटा। इस वेक्टर की जो आपने पीछे की तरफ बढ़ा के लेके आए, इस डायगोनल की रिजल्टेंट कैसे आएगी, देखो हमें कह रहे हैं एट अ टाइम आप दो फेस का एक रिजल्टेंट, दो फेस का एक रिजल्टेंट, दो फेस का एक रिजल्टेंट, ऐसे तो करोगे ना, रेड ब्लू के बीच में, रेड येलो के बीच में आप ऐसे करना आर डी बाई, इसके बीच में कितना है, 120 डिग्री का, फिर इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का, ठीक है? ऐसे तो हो रहा है, तो पहले इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट लो, ऐसे तो लोगे, फिर इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट लो, ठीक है? फिर इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट लो। आ रही मेरी बात समझ? क्लियर है या नहीं? तो अब मैंने क्या किया, पहले समझ लीजिए, ये दो फेस लिए, इन दो फेस का रिजल्टेंट लिया, तो मुझे क्या करना है कि कितनी वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, कितनी वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, यानी वो इस रिजल्टेंट से पता लग जाएगी। मुझे इसकी और इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी, रिजल्टेंट की तो वैल्यू निकालेंगे। चतुर्भुज नियम में भी तो यही करते थे, हम इस रिजल्टेंट की तो वैल्यू निकालते थे। हम रिजल्टेंट क्यों लेते हैं कि ना हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़े ना इसकी वैल्यू निकालनी पड़े, सीधा यहाँ से रिजल्टेंट निकल जाए, तो इन दो वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट आ जाएगा। जैसा आप कहते हो मैं 30 किलोमीटर घर चला, 40 किलोमीटर घर चला, तो आप इंच टेप से नापने की बजाय आप क्या कहते हैं, ये रिजल्टेंट, तो आप इसकी वैल्यू निकालते हो जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ऐसे तो करते हो। आपको कभी क्वेश्चन एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो सबने सॉल्व किए होंगे, तो इसके इसको नहीं जोड़ते हो, हम सीधा अंडर रूट करके इसके स्क्वायर के आंसर निकालते हैं। तो इस तरह हर बार दो फेसेस को लेके आप उसको क्या करोगे, रिजल्टेंट निकालते हो। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपने क्या किया, ये टोटल 120 था, जब इसका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, तो आपने क्या किया, ये 60 और ये 60, तो इस हर एक वेक्टर, अब जो बीच वाला वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लस एक वर्टिकल। तो हमें पता है e cos ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60, ठीक है? तो तीन क्या लेंगे, e cos 60 प्लस ये इतनी बात समझ आ रही है नहीं? मैं समझा, एक मिनट सुनो, आप पहले काम करो, क्या समझो, ये एंगल वाली बात तो समझ आ गई, इसे भूल जाओ, इसको छोड़ दो, मैं वन बाय वन समझाऊं। पहले आपकी ये वाली वैल्यू 120 तक पहले सबको समझ आ गई, दो के बीच में, फिर आपका क्या हो गया, इस वाली वैल्यू तो आपने दिया पीछे बढ़ा दिया, ठीक है, आपने इसको बढ़ा दिया, तो आपकी जो वैल्यू आई है यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आपके दो टर्म्स आएंगे। पहले आप इसको एक काम करो, इसको तो भूल जाओ, मैं आपको एक क्वेश्चन निकाल के दिखा दूं, पहले बस आप इसको वैल्यूज को बना लो, जितनी 60 की वैल्यू बनी, फिर आपको जहां मैं समझाऊंगी कौन से वेक्टर्स आपको निकालने हैं, आपको तब वो क्लियर हो। पहले आप इसको एक बार डायग्राम बनाओ, तो मैंने 120 120 60 60 बनाया, पहले आप एक बार इसको बनाओ, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, वरना आपको समझ नहीं आएगा आगे तक कुछ। जब मैं स्टार और डेल्टा समझाऊंगी तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा।
हो गया। एक लाइन लिखिए जरा इसमें, एक लाइन लिखिए, लिखिए डायग्राम में ERR1 और EY1, ERR1 ये वाला ERR1 और EY1, ERR1 और EY1 का रिजल्टेंट ER होगा। यहाँ देखो ऑप्शन है ER होगा और इसका आयाम या एम्पलीट्यूड या वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, और इसकी वैल्यू या एम्पलीट्यूड या आयाम कुछ भी, इसकी वैल्यू ये देखो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लिखने से पहले थोड़ा समझो। देखो जो मैंने भी लिखा था बिल्कुल सही लिखा, वो कैसे सही लिखा मतलब उसको समझो। हमें इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी, इस रिजल्टेंट की, तो हम इसके दो कंपोनेंट डालो, ठीक है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका और एक वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल। इसी तरह जब आप इस तरफ से डालोगे तब भी क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक बार तो आ रही है इस ER की वजह से। अच्छा देखो मैं तो उल्टा समझाती हूँ, मैंने एक्चुअली लॉजिक उल्टा पकड़ लिया, तुम लोगों को उल्टा समझाऊं, मैंने समझाया जिस तरफ से था ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ध्यान दो। अब आप मेरी बात सुनना, ये क्या था, ERR1 था, बस अब यहाँ से पहले की सब बातें खत्म करो। ERR1, ठीक है, ERR1 में हम दो कंपोनेंट्स आ रहे, ठीक है, क्योंकि ये पहले बात सुनो, ये रेड फेस है और ये येलो फेस है, इन दोनों के फेस का रिजल्टेंट ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ये कैसे आ रहा है, अब देखो मैं यहाँ बना ERR1, पहले मैं इसको बताऊं, ठीक है। तो ERR1 को बताने के लिए मैंने क्या किया, एक तो वैल्यू डाल दी मैंने इधर, ठीक है, और एक वैल्यू डाल दी इधर, हाँ या ना, तभी तो आएगा भाई। ये ERR1 है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, तभी तो इसको पूरा करोगे आप ऐसे। समझ आ रही है मेरी बात। इसी तरह हमने फिर EY1 को पकड़ा, सुन लो, EY1 आपका इधर, सुन लो पहले मेरी बात। तो ये देखो पहले मैं 1 by 1 चलती हूँ ना, फिर कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले मैंने ये वाला फेस उठाया ERR1, याद रखिएगा ये ERR1, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो आ गया, ये कितना हो गया टोटल, ये आ गया आपका 60 और ये 60, तो टोटल कितना होगा 120, ऐसे तो था ना। अब देखो ये आपका कंपोनेंट हो गया E sin 60 और ये वाला क्या आ जाएगा E cos 60। ERR1 का और ERR1 हो EY1 हो या EBB1, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू E। समझ आ रही है बात। तो पहले मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि पहले, अब आप पहले वाली सारी बात छोड़ दो, मैंने आपको सिर्फ 3 फेसेस बताए, ऐसे 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 120 डिग्री पे अपार्ट हो गए, खत्म हो गए, बस उतनी कहानी समझो। उसके बाद हमने क्या किया, हर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे इस तरीके से समझिए 1 by 1। अब सब कुछ भूल जाओ इसको, फिर आपको इधर समझना इजी हो जाएगा। हाँ ये वो तब होगा, नहीं आप मेरी बात सुनो, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी इस वाली, तो आप मेरी बात समझा, अगर मैं 60 इसको लूँगी 30 फिर तो 90 रह जाएगा ना। मैं क्या करेगा, मैं अभी तो सिर्फ आप RR1 ले रहे हो ना, अभी तो आप सिर्फ RR1 ले रहे हो, जब आप उसके रिस्पेक्ट में लोगे तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, तब वैल्यू आपकी चेंज होगी। मैं आपको सिंगल वैल्यू बता रही हूँ। पहले आपका कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर एज अ फेस, ठीक है, वोल्टेज करंट को बताने के लिए उसके हमेशा दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये आपका RR1 है
ठीक है। और हमें पता है हर एक फेस 0 से 120 डिग्री पे क्या रहता है, अपार्ट रहता है। यही तो था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो अगर R1 के मैं दो कंपोनेंट्स निकालूं तो दोनों कितने कितने पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितने पे होगा, 60 60 पे। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हो गया E sin 60 और एक हो जाएगा E cos 60। आगे मेरे पास समझ आ गई, नहीं आगे पास समझ। अब दूसरी बात पे चलेंगे। फिर मैंने क्या लिया, EY/1। फिर इसी तरह मैंने EY/1 को उठाया यहाँ से। अब इसको भूल जाना, इसी के साथ में जो EY/1 था ये वाला EY/1, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो अगर मैं EY/1 ऐसे ही है ना, ऐसा EY/1 बिल्कुल आपका ऐसे ही है, तो इसके भी आपके दो कंपोनेंट होंगे। कैसे, एक कंपोनेंट तो आपका इधर को आ जाएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका इधर को आ जाएगा। हाँ या ना, फिर दो बार लेंगे, एक आ जाएगा आपका E sin 60 और एक आ जाएगा आपका E cos 60। आगे मेरी बात नहीं समझ आ रही है, इसको उठा के आप इस तरफ लेके आओगे, मतलब इसको दो कंपोनेंट बनाओगे। एक तो हो गया आपका E cos 60 और एक हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा E sin 60, सॉरी, और एक हो जाएगा आपका E cos 60। समझ आ रही है मेरी बात, हाँ है ना। तो ये वाली वैल्यू ये क्या हो जाएंगे आपके ये दोनों चीजें एक तरफ को ऐड हो जाएंगी। आए मेरी बात समझ। तो ये E cos 60 प्लस E cos 60 इज इक्वल टू 2E cos 60 और cos 60 की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2। ठीक है, सब E cos 60 का 1/2 तो रहेगी भाई। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। हाँ तो 1/2 तो बोल रहे हो, तो ऐसे देखो मैंने क्या बोल दिया, मैंने नहीं वही बोल रहा। E cos 60 का 2E cos 60/60, तो 2E cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी रिजल्टेंट क्या मिला आपको, E। यानी हर एक के बीच में आपको रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, E ही मिलेगा। तो यही हमें बताना है, खत्म हो गई बात, क्लियर है या नहीं। अच्छा लिख लो। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा तो समझ आ गया कि वो क्यों लिखा था। ऐसे ही आप ये औरों के बीच में लिखोगे तब भी वैसे ही आएगा। अगर 60 एंगल है तो E cos 60 बनेगा ना। तो E cos कहाँ पे, ये तो E cos 60 एक E sin 60 बनेगा ना। तो मैं पहले तो इसकी E cos 60 एंगल 60 कहना इसके बीच में E R1 और E sin, तो वही तो किया, E cos 60 में क्या है उद्देश्य, और ऊपर तो 60 बनेगा ना। हाँ तो 60 में लिखा है। अब यहाँ cos 60 cos क्यों बनेगा भाई, ये E sin है, इसको मैंने cos माना है। sin तो जब बनेगा जब अगर 30 डिग्री एंगल होगा। कहाँ पे, मैम एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल। तो जरूरी थोड़ा, अरे भाई तो ऊपर आप एंगल पहले लोग ग्राम मेथड लगा है। सुनो, EMF में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो एंगल्स होंगे उसके अंदर, तो वो एंगल्स आपके कितने कितने इक्वल, हम क्या मान रहे हैं कि जो वेक्टर्स आपका जो चतुर्भुज नियम है उसमें उसका इंक्लिनेशन बिल्कुल इक्वल है। अब दो फेसेस की बात कर रहे हैं ना, तो वो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये पूरी वैल्यू 0 है, इसके बीच में ये 120 है। अच्छा एक मिनट, आप कह रहे हो कि ये वाली वैल्यू मैम अगर 120 है, ये वाली ये 60 आ गया, ये कह रहे हो 60 में कह रहे हो कि ये वैल्यू E cos 60, तो ये वाली E 30, हाँ ये E sin 30 है। क्योंकि एक चीज मैंने और बोली थी, ये ठीक कह रहा है, मेरी बात सुनो। ऊपर वाला E sin 30 इसलिए आएगा कि आपको EMF में मैंने एक बात कही थी कि दोनों एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट रहेंगे टोटल, इसी वजह से कह रहे हो ना मैम आएगा तो sin, नहीं आप मेरे, हाँ मेरे को तुम बोलो आएगा तो sin 60, लेकिन ये जो एंगल है ना बीच में 30 होगा ऊपर वाला, ये वाला कह रहे हो ना। नहीं मैम आज हाँ कंपोनेंट तो sin 60 होगा, ये 30 होगा। ये तो 30 होगा, ये तो 30 होगा, लेकिन आपको ये कहा था कि जो टोटल एंगल आना चाहिए, सुन लो मेरी बात, टोटल एंगल जो आना चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक दूसरे से वर्टिकली इक्वल डिस्टेंस पे होता है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। यही बताया था ना मैंने EMF में, मैंने आपको यही बताया था। EMF की बुक उठा के देख लेना, उस बुक में लाइन लिखी होगी जब आपने चतुर्भुज नियम में सॉल्व किया होगा कि हमेशा दोनों एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे से ज्यादा इक्वल रहते हैं, लेकिन इक्वल होने के बाद उनको टोटल एंगल 90 रहता है। यही बताया था, नहीं बताया था, एंगल सेम रहेंगे लेकिन वैल्यू की एक तरफ वैल्यू क्या रह रही है, हॉरिजॉन्टल है, और एक तरफ आपकी वैल्यू वर्टिकल। समझ आ गई मेरी बात, इतनी बात समझ आ गई। तो टोटल हमने कहा कि रिजल्टेंट का मतलब है जितनी इसकी वैल्यू उतनी इसकी वैल्यू, तो टोटल रिजल्टेंट का मतलब वैल्यू ही आनी चाहिए। समझ आ गई मेरी बात, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, इसको लिख लो। ये यहाँ पे
किया हुआ है वो ये कह रहा है 30 डिग्री, वो मतलब ये बात समझा रहा है, तुम भी समझो, ठीक है, कि 30 डिग्री क्यों लिखा हो। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल, क्योंकि टोटल इधर 60 है तो इधर 30 होगा, तभी तो 90 डिग्री अपार्ट होंगे एक दूसरे से, दोनों कंपोनेंट, समझ आ गई ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। फोर्स का इसको हमने FH और FB से लिखा, अब आपको याद आ गया। तो अगर एक 60 है तो दूसरा 30 होगा, ठीक है, आगे मेरी बात समझ, इतना आपको करना है, ऐसे करो। इसके बाद में आपको थ्री फेज सिस्टम में दो मेथड समझा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार और वाई कनेक्शन, वो मैं समझाऊंगी कल, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में देखो, स्टार कनेक्शन में आपको वैल्यू लाइन वोल्टेज कुछ और भी, लाइन और फेज वोल्टेज में जितना मर्जी, मैंने कितने अच्छे समझा रहे हो, जो बच्चे क्लास में कभी नहीं आए ना उनको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कभी पता नहीं लगता, और सारे क्वेश्चन उसी में, ऐसे 2-3 दिन तुम लगातार, और तुम्हें ना आना हो तो मुझे बता के जाना, ताकि मैं वीडियो घर से बना के डालूं, फिर मैं भी क्यों आऊंगी अगर आपको नहीं आना, समझ आएगा मेरी बात। यहाँ आना है, आओगे तो बस फिर मैं आप ही को पढ़ाऊंगी, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों की छुट्टी करूँ, ठीक है। तो कल मैं बताऊंगी स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, सोच लो कि इस वीक में इन 3-4 दिन में ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है।